नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पंकज। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश में बजट सत्र सोमवार से हुआ शुरू। सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्रवाई से पहले ग्लेशियर टूटने से और सीधी बस हादसे में मरने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। पर्यावरण बचाने की पहल शुरू। सीएम ने स्मार्ट रोड उद्यान में लगाया पीपल का पौधा। लोगों से भी की पर्यावरण को बचाने की अपील। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल अनुसुईया के अभिभाषण से सत्र हुआ शुरू। धान खरीद करने वाला छत्तीसगढ़ बना देश का पहला राज्य। और पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रहा इजाफा। लोगों की जेब पर पड़ रहा असर। दाम के बढ़ने से लोगों ने जताई नाराजगी। तो बात करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर की। तो मध्य प्रदेश का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। वहीं कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई है। हाल ही में उत्तराखंड में चमोली जिले के ग्लेशियर टूटने से और सीधी बस हादसे में मरने वाले लोगों को इस दौरान श्रद्धांजलि भी दी गई है। और साथ ही विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा, पूर्व राज्यपाल सदस्य कैलाश सारंग सहित 26 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को, विधानसभा के पूर्व सदस्यों को भी यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि आज सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल वाला दिन रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज सत्र के दूसरे दिन ये प्रश्नकाल वाला दिन रहा है और इस प्रश्नकाल में सोमवार की सरकार की तरफ से सवालों के जवाब भी मंत्री देंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। वहीं कार्रवाई सुबह 11 बजे से ये शुरू हुई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस कार्रवाई को शुरू करने से पहले उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से और मध्य प्रदेश में हुए सीधी बस हादसे में मरने वाले लोगों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही विधानसभा के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा, पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सारंग सहित 26 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को और विधानसभा के पूर्व सदस्यों को भी यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि आज सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल रहेगा और इस प्रश्नकाल में सरकार की तरफ से सवालों के जवाब मंत्री देंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई चल रही है। सदन में शिवरत्न शर्मा के प्रश्न पर सीएम भूपेश बघेल ने बताया है कि सरकार ने 36,000 करोड़ का कर्ज लिया है और ये कर्ज 18 दिसंबर 2018 से 30 जनवरी 2021 के बीच में लिया गया है। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने यह भी बताया है कि सरकार ने 3,06,170 करोड़ की राशि कई एजेंसियों के कर्ज के रूप में ली है, जिसमें बाजार ऋण, जीएसटी ऋण विश्व बैंक से लिया गया है। वहीं आरबीआई से बाजार ऋण के रूप में 32,080 करोड़ का यहां पर ऋण लिया गया है। वहीं इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जवाब के अंतर को लेकर तीखी बहस भी देखने को मिली है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लोग भी विपक्ष में थे और सवाल करते थे, लेकिन जवाब को गलत नहीं कहते थे। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने मस्तूरी क्षेत्र के खनिज न्यास निधि से आवंटित राशि की जानकारी मांगी है। वहीं सवाल में ये भी कहा गया है कि विभागों को किस किस काम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, काम एजेंसी किसे बनाया गया है और कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इसी के साथ सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार आने के बाद डीएमएफ में जनप्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया है। राशि खर्च के लिए गाइडलाइन तय की गई है और गाइडलाइन के तहत ही राशि अर्जित की जाती है, जिसमें हमने समिति के विधायकों के साथ सरपंचों को भी यहां पर रखा है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई ये चल रही है। सदन में शिवरत्न शर्मा ने प्रश्न पर सीएम भूपेश बघेल ने बताया है कि सरकार ने 36,000 करोड़ का कर्ज लिया है और ये कर्ज 18 दिसंबर 2018 से 30 जनवरी 2021 के बीच में लिया गया है। इसी के साथ सीएम बघेल ने यह भी बताया है कि सरकार ने 3,06,170 करोड़ की राशि कई एजेंसियों से कर्जे के रूप में ली है, जिसमें बाजार ऋण, जीएसटी ऋण विश्व बैंक से लिया गया है। वहीं आरबीआई से बाजार ऋण के रूप में
80 करोड़ का ये ऋण लिया गया है। तो प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए सरकार कई तरह की नई नई योजनाएं चला रही है और साथ ही इसके कई नई नई व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर दिन एक पौधा रोपने का भी संकल्प लिया है। इस बीच आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल की स्मार्ट रोड के निकट स्मार्ट पार्क में पीपल का पौधा लगाया है। साथ ही आपको जानकारी के मुताबिक ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट रोड उद्यान में पीपल का पौधा लगाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा है कि पर्यावरण बचाने और भविष्य में पर्यावरणिक संकटों को कम करने के लिए वृक्षारोपण बेहद जरूरी है। सीएम ने प्रदेश की जनता से भी अनुरोध किया है कि वो भी हर साल और संभव हो सके तो हर महीने में एक पौधा जरूर लगाएं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि विश्व को अगर बचाना है तो धरती के अस्तित्व को बचाना है या मानव जीवन भविष्य में सुरक्षित रखना है तो हम अपनी धरती को रहने लायक छोड़ें। इसके लिए जरूरी है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आज दूसरे दिन सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई है। दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, कैलाश सारंग, रामविलास पासवान, तरुण गोगोई, बूटा सिंह, सतीश शर्मा सहित कई और दिव्यांग नेताओं और सदस्यों को यहां पर याद किया गया है। विधायकों ने उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने और सीधी बस हादसे में मारे गए लोगों को भी यहां पर श्रद्धांजलि दी है और साथ ही किसान आंदोलन के दौरान मृत किसानों को भी यहां पर श्रद्धांजलि नहीं देने के मुद्दे पर विपक्ष में सदन में जोर शोर से ये शराबा भी यहां पर किया गया और साथ ही अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इसको शांत कराया। दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद दूसरे दिन की कार्रवाई कल बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके पहले सदन में दिव्यांगत नेताओं और लोगों को सदस्यों की तरफ से ये श्रद्धांजलि दी गई है। सीएम शिवराज सिंह ने भी कहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे कैलाश सारंग को याद करते हुए कहा है कि वो हम सबके मार्गदर्शन थे, सही राह दिखाते थे। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि कैलाश सारंग ने सबका दिल जीता था, ऐसा कम ही होता है कि कोई नेता सबका दिल भी जीते। उन्होंने अपने साथ ही ये भी कहा है कि विपक्ष के लोगों का भी दिल जीता है और कभी कभी मैं सोचता था कि काश ऐसा नेता हमारे पास भी होते। सदन में सीधी बस हादसे में मारे गए लोगों को भी यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सीधी हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को रोजगार देने की भी इस दौरान मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि सदन में मुरैना शराब कांड में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। साथ ही किसान आंदोलन में मारे गए लोगों को भी यहां पर मैं श्रद्धांजलि देता हूं। तो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले को लॉकडाउन नहीं किया जाएगा और न ही नाइट कर्फ्यू यहां पर लगाया जाएगा। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर संभव तरीके का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही है, इसमें सभी उपायों पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश के किसी भी जिले को लॉकडाउन नहीं किया जाएगा और न ही यहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मास्क लगाने के प्रति लोगों को यहां पर जागरूक करने के लिए रोका टोकी अभियान भी यहां पर चलाया जाएगा। मास्क नहीं लगाने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण वहां से आने वाले लोगों को थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हो रही है और आने वाले त्योहार किस स्वरूप में मनाएं, इस पर भी फैसला करना है। खासकर मेलों का क्या स्वरूप होगा, इस पर भी चर्चा होगी। जरा सी लापरवाही से हमारी ये पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है और प्रदेश में फिर से संकट में फंसने की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। तो महाराष्ट्र, पंजाब और केरल में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को
कंटेंटिंग टेस्टिंग की जाएगी यहां पर, और साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। फोन पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर ही रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। हालांकि पिछले 7 दिन में रायपुर में मिले 225 मरीजों में से किसी एक का भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। अब इनकी ट्रैवल हिस्ट्री पता लगाई जाएगी। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट और महाराष्ट्र बॉर्डर पर कोरोना की यहां पर थर्मल स्कैनिंग के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में इन दिनों कोरोना केस उतार चढ़ाव की स्थिति में है, इसलिए प्रदेश में ये भी एहतियात के तौर पर जिलों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर सुभाष पांडे के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को का यहां पर ब्यौरा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के जरिए तैयार किया जाएगा। निगरानी की जाएगी कि बाहर से आने वाले कोरोना पॉजिटिव तो नहीं निकल रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में ब्रिटेन से आया नया स्ट्रेन मिलने के बाद प्रदेश में लौटे 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि उनमें से किसी में भी पुणे की लैब में जांच के बाद नया स्ट्रेन ये जो था नहीं पाया गया था। वहीं रायपुर में 15 फरवरी के बाद से 21 के बीच 550 से ज्यादा केस मिले हैं। प्रदेश में पिछले 21 दिनों में कोरोना के 4.30 लाख टेस्ट हुए हैं। तो महाराष्ट्र, पंजाब और केरल में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद अब छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी और साथ ही बाहर से आने वालों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। फोन पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। हालांकि पिछले 7 दिनों में रायपुर में मिले 525 मरीजों में से किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पता है। तो मध्य प्रदेश के संग सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना में पावर शटडाउन कर दिया जाएगा और साथ ही संत सिंगाजी परियोजना के लगभग 500 कर्मचारियों में से 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल कैंडल मार्च निकालकर काम बंद कर दिया है। अब प्रदेश कभी भी ब्लैकआउट जैसे खतरे में जा सकता है। वहीं पिछले 1.5 महीने से 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि उनको छठवां वेतन सहित सारी सुविधाएं दी जाए, जो कि मध्य प्रदेश शासन और पावर जनरेटिंग कंपनी के कर्मचारियों को दी जाती रही है। मामले में कर्मचारियों का कहना है कि इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और सरकार की होगी। तो मध्य प्रदेश के संत सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना में पावर शट डाउन कर दिया गया है और संत सिंगाजी परियोजना के करीब 500 कर्मचारियों ने यहां पर 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल कैंडल मार्च निकालकर काम बंद कर दिया है। अब प्रदेश कभी भी ब्लैकआउट जैसे खतरे में जा सकता है। वहीं पिछले 1.5 महीने से 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि उनको छठवां वेतन सहित जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं वो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कहा है कि सरकार सभी मोर्चे पर खरी उतरी है। वहीं धान खरीदी को लेकर कहा है कि 95.40% किसानों से धान खरीदने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर धान खरीदी के हर पहलू पर एक नया कीर्तिमान बना है। इससे न सिर्फ किसानों के जीवन में बल्कि पूरे प्रदेश में कृषि उत्पादन और खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियों को भी सराहा गया है और उन्हें खुशी है कि आप सब गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है और कहा है कि सरकार सभी मोर्चे पर खरी उतरी है। वहीं धान खरीदी से लेकर उन्होंने कहा है कि
40% किसानों से धान खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। धान खरीदी के हर पहलू पर एक नया कीर्तिमान बना है। इसे न सिर्फ किसानों के जीवन में बल्कि पूरे प्रदेश में कृषि उत्पादन और खुशहाली का एक नया दौर नजर आ गया है और साथ ही एक नई शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियों को भी यहाँ पर सराहा है और उन्हें खुशी है कि आप सबके एकजुट होने की वजह से ये पूरा कार्य हुआ है। तो पेट्रोल डीजल के भोपाल पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि पहले ही पेट्रोल डीजल 101 रुपए पार पहुंच चुका है और अब सादा पेट्रोल भी तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल में आज पेट्रोल 98 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता में काफी नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को भी काफी परेशानियों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि पहले ही पेट्रोल डीजल 101 रुपए के पार पहुंच चुका है और अब सादा पेट्रोल की कीमत भी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो आज पेट्रोल 98 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 89 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आम जनता में भी खासी नाराजगी देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति में करीब 74 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। मामला छत्तीसगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर का है, जहां 28 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त डीईओ जी.आर. चंद्राकर ने 8 निजी स्कूलों को आरटीई की राशि का भुगतान किया गया है, जिसमें ज्यादातर स्कूल 2 से 5 साल पहले ही बंद हो चुके हैं। जिन स्कूलों की राशि ये दी गई है वहां पर आरटीई के एक भी बच्चा वहां पर नहीं पढ़ रहा है और न ही कोई रकम भी बकाया थी, जिसके बाद पड़ताल में पता चला है कि ये राशि इन संस्थाओं के खाते में नहीं बल्कि व्यक्तिगत खाते में डाली गई है, जबकि राशि संस्थाओं के खाते में ही भेजने का प्रावधान है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा के संचालक जितेंद्र शुक्लान ने बताया है कि हमने बची राशि की जानकारी सभी डीईओ से मांगी थी, जिसका जिला स्तर पर भुगतान नहीं किया जाना था। जल्द ही तथ्यों का भी यहां पर पता लगाया जाएगा। तो शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति में करीब 74 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। मामला छत्तीसगढ़ जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर का है, जहां 28 फरवरी 2021 को रिटायर्ड हुए डीईओ जी.आर. चंद्राकर ने 8 निजी स्कूलों को आरटीई की राशि का भुगतान यहां पर किया गया था, जिसमें ज्यादातर वो स्कूल हैं जो करीब 2 से 5 साल पहले ही बंद हो चुके हैं। तो एक बड़ा घोटाला सामने आया है। शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति में करीब यहां पर 74 लाख का घोटाला सामने आया है। मामला छत्तीसगढ़ जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर का है, जहां पर 28 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त डीईओ जी.आर. चंद्राकर ने 8 निजी स्कूलों को आरटीई के तहत यहां पर यह भुगतान किया गया है। तो कांग्रेस विधायक नियल डागा के घर पिछले 3 दिनों से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। डागा के महाराष्ट्र के सोलापुर ठिकानों से 8 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि शनिवार रात करीब 1 बजे सोलापुर में डागा का एक कर्मचारी नोटों से भरा बैग लेकर भागने की कोशिश कर रहा था,
जिसके बाद पुलिस ने के हत्थे वो चढ़ गया है और उसके बाद ठिकानों पर लगातार उसके पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही है। और इसी तरह से दूसरे बैग को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दोनों बैगों की कीमत मिलाकर 8 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। तो कांग्रेस विधायक नियल डागा के घर पिछले 3 दिनों से आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सोलापुर ठिकाने से पुलिस को करीब 8 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि ये छापेमारी शनिवार रात से ही शुरू है और डागा का एक कर्मचारी नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो रहा था, जिसको पुलिस ने पकड़ा है और उस बैग से करीब पुलिस ने 8 करोड़ की राशि बरामद की है। तो लगातार कांग्रेस विधायक निलय डागा के घर में लगातार छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी आयकर विभाग की तरफ से की जा रही है। तो महाराष्ट्र के सोलापुर ठिकाने से पुलिस को करीब 8 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।